नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके चर्चा करेंगे कि ये जो थर्ड पीआरसी का एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो थर्ड पीआरसी का एग्रीमेंट तो 8 तारीख को साइन हो गया है। तो अभी इसमें क्या क्या बिंदु आ रहा है, जैसे कि पे स्केल का बात, फिटमेंट का बात और पे लॉस का बात, पाक्स का बात। देखिए पाक्स तो बोला गया है कि बीएसएनएल बोर्ड देगा, इसमें बोलने का नहीं है। जब पाक्स का बात आएगा, पाक्स अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जब पाक्स का बात आएगा तो उसका ऑर्डर आएगा, वो हम लोग वीडियो बना देंगे। पे स्केल तो मैंने पिछले दिनों वीडियो में बताया था, तो पे स्केल का भी मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे फीडमेंट देखिए, फीडमेंट एग्जीक्यूटिव को जो दिया जा रहा है वही फीडमेंट मिलेगा। अभी कहीं पे बोला जा रहा है कि 5% फीडमेंट। अभी ये 5% फीडमेंट का बात क्या है? बात ये है कि जो डीपीई का गाइडलाइन है वहां पे 0% फीडमेंट का कोई बात ही नहीं है। 5% है, 10% है, 15% है, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई बोल रहा है कि मिनिमम 5% फीडमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि 0% का फीडमेंट का कोई बात नहीं है। तो हो सकता है कि 5% फीडमेंट दे दे, मगर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, ठीक है। ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज मतलब क्या, अपना जो पैसा है वो क्या खुद जुगाड़ कर सकते हैं? बीएसएनएल क्या पीआरसी देने के बाद जो पैसा, जो खर्चा बढ़ेगा वो बीएसएनएल क्या खुद अपना जेब से दे पाएगा? इसी को बोला जाता है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। इसी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को विचार कौन करेंगे? विचार कौन करेंगे? कैबिनेट विचार करेंगे। किसका रिकमेंडेशन का बेसिस पे? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का रिकमेंडेशन के ऊपर से कैबिनेट डिसाइड करके बीएसएनएल बोर्ड के पास भेजेंगे, और बीएसएनएल अगर इसको मान लेते हैं तो 5% होगा। तो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो यहाँ पे जो फॉरवर्डिंग मैसेज आ रहा है ना कि 5% से फिर साइन हो गया, गलत बात है। 5% में नहीं साइन हुआ है कि एग्जीक्यूटिव को जितना फिटमेंट मिलेगा उतना मिलेगा। 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अभी देखिए पे लॉस का इशू, पे लॉस क्या, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा एम्प्लॉइज को। अभी पे लॉस किसके साथ संबंधित है? पे लॉस संबंधित है फीडमेंट के साथ। ये जो आपका फीडमेंट है, फीडमेंट के ऊपर आपका पे लॉस होगा। कैसे? देखिए हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये जो वेज स्ट्रक्चर का, नॉन एग्जीक्यूटिव का जो वेज स्ट्रक्चर है, ये आपका एग्जिस्टिंग, यानी कि ये जो सेकेंड पीआरसी का जो वेज स्ट्रक्चर है ये आपका स्क्रीन पे है, आप लोग सब जानते हैं। ये 2007 का स्केल है। आप देखिए थर्ड पीआरसी वाला जो वेज स्ट्रक्चर है ये आपका राइट साइड पे है, थर्ड पीआरसी वाला, और ये 2017 वाला स्केल है। हालांकि लागू बाद में हो रहा है, मगर इफेक्ट आपको उसी टाइम पे लगेगा। अब देखिए, अब एनी 9 लेके ही बोलते हैं, क्योंकि जितना भी झमेला सब एनी 9 लेके ही हो रहा है। देखिए एनी 9 पे जो भी कर्मचारी है वो 13,600 से 25,400 तक है। अभी आप देखिए जो 2017 का जो एम्प्लॉय है, ठीक है, 2017 के बाद जो भी एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, तो वो कौन सा स्केल पे ज्वाइन किया है? एनी 9 पे जो जेई लोग है, तो वो लोगों को 13,600 रुपया मिला। ये जो 13,600 रुपया मिला, ये तो 2017 का बाद से मिला, 1/1/2017 का बाद। सोचिए जून महीने में ज्वाइनिंग हुआ है, तो बाद में मिला। तो क्या किया जाएगा? तो उनका जो स्केल होगा, उनका स्केल 1/1/2017 में 31,000 कंसीडर किया जाएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है, इसको अगर आप बेसिक, ये बेसिक है, आप इसके साथ 119.5% जो दिए है ये मार्ज हो जाएगा, ठीक है। 0% फीडमेंट लेके बोल रहे हैं, ये 0% फीडमेंट का बात है। 0% फीडमेंट का जो बात बोल रहे हैं ये है 0% फीडमेंट का। तो 119 ये ऐड हो जाएगा, हो के जो नया होगा ये आपका 29,000 समथिंग होता है। तो ये आपका होगा समथिंग होगा 800 700 800 होगा,
ये आपका होगा नया बेसिक। ठीक है, ये देखिए ये आपका बेसिक का फॉर्मूला हो गया। अभी आपका यहाँ पे स्केल कितना दिया जा रहा है, 31,000। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये आपका फायदा होगा। तो चलिए यहाँ पे 1200 रुपया का फायदा हुआ। तो आपका ये जो 1200 रुपया का फायदा हुआ, ये क्यों? ये फायदा हुआ स्केल चेंज के लिए। और स्केल चेंज के लिए क्यों? अगर 0% फीडबैक में हो रहा है तो ये हो रहा है। तो 2017 का बाद में जिसका ज्वाइनिंग है, अच्छे से सुनिए, 2017 का बाद में जिसका ज्वाइनिंग है उनका होगा स्केल चेंज। जो मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूं, उनका स्केल चेंज होगा। उनके लिए पीआरसी नहीं है, समझ लिए? पीआरसी के वजह से जो स्केल चेंज होगा उनका इफेक्ट मिलेगा 2017 के बाद में जो ज्वाइन हुए हैं। अगर 2017 से पहले ज्वाइन हुए हैं उनके लिए होता है पीआरसी। आप देखते हैं, अभी इस परिस्थिति में देखते हैं, अगर 2017 के लिए ही मैं बोल रहा हूं, जो जेई भाई हैं वो लोग सुनिए, अगर यहाँ पे 5% फीडबैक देता है तब क्या होगा? देखिए 5% फीडबैक देने से ये जो 13,600 रुपया का जो बेसिक है, इनके ऊपर 119.5% जो डीए का बात है, जब डीए होगा ये आपका 31,300-400 रुपया ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका एनी नाइन्स का जो स्टार्टिंग स्केल है, ये स्टार्टिंग स्केल से ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या है, तो यहाँ पे आपका 300 या 400 रुपया जो भी आप हिसाब करके देखिए ज्यादा हो रहा है, ये आपका पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आता है पे लॉस का बात। तो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए आपको इंक्रीमेंट देके इसको मेकअप कर देगा। अब देखिए जो यहाँ पे जेई लोगों का जो भी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को ये समझाने का बात था कि अगर आप 5% फीडबैक देते हैं तो ये जो 31,000 वाला जो स्केल है ना, इसको इतना बढ़ा दीजिए कि 5% फीडबैक के बाद भी तो ये इसको टच ना कर। तो 31,000 अगर 500 कर देते तो 5% फीडबैक में भी इनका पे लॉस होने का बात नहीं था। अगर यही बात से मैनेजमेंट के सामने रखा जाता तो शायद हो सकता है मैनेजमेंट मान लेते, मगर यहाँ पे बात क्या था, बात था 35,400 जो कि डॉट जेई लोगों के लिए बोले हैं देने के लिए डायरेक्ट रिक्रूट। मगर यहाँ पे देखिए बीएसएनएल का जो जेई है, बीएसएनएल का जेई डिप्लोमा कैडर है, डॉट का जेई बीटेक कैडर है, एक नंबर बात। डॉट का जेई ग्रुप बी है, बीएसएनएल का जेई ग्रुप सी है। तो बीएसएनएल का जेई और डॉट का जेई में डिफरेंस है। हम लोग हक मनाने के लिए, डिमांड के लिए चिल्ला सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मगर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि बीएसएनएल का जेई और डॉट का जेई डिफरेंट है, क्वालिफिकेशन से भी, कैडर से भी। अब देखिए अगर इसी को एनी 9 माना जाएगा तो इसके बाद एनी 10 क्या ए रह सकता है 34,000 से? 34,000 से 71,000 एनी 10 रह सकता है, और एनी 9 35,000 से 1,12,000। तो एनी 9 से एनी 10 ज्यादा होगा ना। तो अगर एनी 9 चेंज करेंगे तो एनी 10 चेंज करना पड़ेगा, 11 भी चेंज करना पड़ेगा, 12 भी चेंज करना पड़ेगा। अब एनी 9 का डॉट का जो स्केल है 1,12,000, देखिए एनी 10 पे भी ना, एनी 12 पे भी ना इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, 88,000 में थम गया। तो ये कैसे एनी 9 को आपको चेंज कर देगा? आप मांगने से ही थोड़ी ना देगा। मैनेजमेंट क्या थाला में परोस के दे दिया है, और यूनियन साइन करने से अगर साटा का जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो जाके अगर साइन कर देंगे तो क्या ये स्केल दे देंगे? कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर आप पीआरसी साइन ना होता
तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अभी आप एक चीज देखिए, पीआरसी अगर 0% भी फीडबैक देखिए, तो अगर 0% भी फीडबैक देंगे ना, तब भी आपका ग्रेच्युइटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अरे जो ग्रेच्युइटी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ग्रेच्युइटी का जो इफेक्ट है 1/1/2017 के बाद जितना भी लोग रिटायर हुए हैं वो लोगों का कितना फायदा होगा आप सोचिए। दूसरा बात है, आपका जितना भी वर्किंग एम्प्लॉइज है जो कि रिटायर करने वाले हैं, सबका फायदा। तो यहाँ पे करीब करीब 24,000 वर्किंग एम्प्लॉइज का फायदा। उसके बाद ये अगर पीआरसी हो जाएगा, उसके बाद जो कैजुअल है, एलसीएल जिसको बोला जाता है, लिस्टेड कैजुअल लेबर्स, वो लोगों का भी जो 7 सीपीसी होगा, 7 सीपीसी होगा। तो ये जो 7 सीपीसी होगा, ये 7 सीपीसी में करीब करीब 3,000 कैजुअल लेबर्स हैं। तो वो लोगों का भी जब बेसिक बढ़ेगा, बेसिक अगर इनहेंस होगा, तो वो लोगों का भी ग्रेच्युइटी में फायदा मिलेगा। तो आपका 27,000 जो एम्प्लॉइज है वो लोगों का फायदा है, कैजुअल मिला के, परमानेंट और कैजुअल मिला के। और यहाँ पे 2017 बैच में आपका 2000 एम्प्लॉय है, 2000 जेईज हैं। अब 2000 लोगों के लिए 27,000 लोगों का जो फायदा है उसको नजरअंदाज कर देना सही है क्या? ये कभी भी कोई यूनियन कर नहीं सकता है, क्योंकि बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन कैडर यूनियन नहीं है। दूसरा बात है, अगर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने यहाँ पे जेई के साथ नाइंसाफी किया है, अगर इस बात को आप बोल रहे हैं, तो एनएफटी क्या किया है? एनएफटी ही भी तो यहाँ पे साइन किया है, तभी जाके हुआ है। आप इसको अच्छे से देखिए, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन और एनएफटी दोनों पार्टिसिपेट किए और दोनों साइन किए और सभी मेंबर साइन किए, देख रहे हैं। तो अगर एनएफटी साइन, तो एनएफटी बीएसएनएल एम्प्लॉइज दोनों मिलकर साइन किए, अकेला बीएसएनएल एम्प्लॉइज का यहाँ पे दोषी ठहराना उचित नहीं है। और दोस्तों, ये 2000 जो जेईज है, ये लोग बहुत एडुकेटेड हैं, ये लोगों को भी समझना चाहिए 27,000 लोगों का जो बात है ये कैसे नजरअंदाज कर दे कोई यूनियन, चीज को आपको भी समझना चाहिए। यहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि 5% फिटमेंट वाला देख के अगर 30,500 कर दिया जाता तो पे लॉस का बात नहीं आता। वो अगर डिमांड आप करता, शायद एक डिमांड शायद मैनेजमेंट में मान लेता। अभी देखिए, इसके बाद भी जो 33,000 वाला जो डिमांड हुआ कि 33,000 रुपया बेसिक कर दीजिए, वो डिमांड भी नहीं माना मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट एनी 9 को चेंज करने के लिए राजी नहीं है। शायद ये फीडमेंट वाला फैक्टर देख के 500 रुपया बढ़ाने से शायद मैनेजमेंट मानता, मगर इतना ज्यादा 33,000 नहीं मान रहा है, तो आपको कैसे 35,000 दे देगा बताइए? अगर आपका कोई 33,000 देने के लिए राजी नहीं है, तो आपको 35,000 भी नहीं देगा, तो 35,000 भी नहीं मानेगा। तो सिर्फ यही से मान सकता था, मगर कुछ कारणों से नहीं हुआ। अब देखिए, पीआरसी का मीटिंग, 3 मीटिंग का नेक्स्ट डेट हुआ सिर्फ एनी 9 स्केल के लिए। और कितना यूनियन मशक्कत करेगा एनी 9 स्केल के लिए, और एक स्केल के लिए आप क्या पूरा पीआरसी को नजरअंदाज कर देंगे? और दूसरा बात, एनी 9 स्केल चेंज होने से आपका एनी 10, एनी 11, एनी 12 तीनों को चेंज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक स्केल चेंज करने के लिए राजी नहीं है, आपका 3 स्केल कैसे चेंज होगा? हो सकता था जो बात वो है 31,000 को 31,000 अगर 500 कर देते और इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको यही रख देते, तो शायद मैनेजमेंट मान लेता। ये हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं 2017 का बात बता दिया हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 2017 से पहले जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं वो लोगों को कैसे पीआरसी में कैलकुलेशन होगा और कैसे पीआरसी का फायदा होगा। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए 2 पार्ट में बना रही है, और दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा। नमस्कार, और सबको जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।